हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर योगा स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं योग सूत्र का परिचय। जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं योगा में या जो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। योग सूत्र का विस्तृत परिचय। योग सूत्र क्या है? योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। ये विश्व का पहला व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक योग ग्रंथ माना जाता है, जिसमें योग के सिद्धांत, मनोविज्ञान, साधना, ध्यान, समाधि और कैवल्य का संक्षिप्त लिखित अत्यंत गहन वर्णन है। योग सूत्र लगभग 195 से 196 सूत्रों का गहन है संग्रह है। प्रत्येक सूत्र बहुत छोटा पर उसका अर्थ अत्यंत व्यापक है। जैसे कि हम सब जानते हैं, योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित है, जो कि एक विश्व का पहला सूत्र ऐसा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुई है वैज्ञानिक तौर से, और ये पहला व्यवस्थित और वैज्ञानिक योग ग्रंथ माना जाता है, जिसमें योग के सिद्धांत, मनोविज्ञान, साधना, ध्यान, समाधि के बारे और कैवल्य के बारे में बताया गया है। योग सूत्र, अगर हम बात करें सूत्र क्या होते हैं? छोटी बात को अपनी बात को छोटे शब्दों में डायरेक्ट कहना, और पर उनका मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा होना। मतलब कम शब्दों में अपनी बात को कहना जिसका मतलब बहुत ही ज्यादा गहन हो। चलिए, सूत्र क्या है? कम शब्दों में स्पष्ट, सारयुक्त, त्रुटि रहित, अनेक शब्दों को समेटने वाला वाक्य। इसलिए पतंजलि ने पूरे योग दर्शन को सूत्र शैली में लिखा है। योग सूत्र की रचना कब हुई? पतंजलि से पहले भी योग का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत। लेकिन योग के सिद्धांत बिखरे हुए थे। महर्षि पतंजलि ने पहली बार इन सभी सिद्धांतों को एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए उन्हें योग दर्शन का व्यवस्थित प्रतिपादक भी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि योग दर्शन का व्यवस्थित प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो आप लिख लेंगे महर्षि पतंजलि को। योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। योग परंपरा में इन्हें 3 महान कार्यों के श्रेय दिया जाता है। योग का तो दिया जाता है। व्याकरण यानी महाभाष्य। आयुर्वेद, परंपरागत मान्यता। इसी कारण योग की शुरुआत में ही ये श्लोक बोला जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचः। नेक्स्ट है, योग सूत्र कब लिखा गया? विद्वानों के मतभेद हैं। अधिकांश आधुनिक विद्वान इसे लगभग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसवी दूसरी शताब्दी के बीच का मानते हैं, पर अभी तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है कि ये कौन सी शताब्दी का है। अगर इसका काल पूछते हैं योग सूत्र का, तो अभी तक इसमें रिसर्च चल रही है, अभी तक फिक्स नहीं है। क्या पतंजलि का निश्चित काल अज्ञात है? नहीं, विद्वानों के मतभेद हैं। सबने आइडिया लगाया है अपना अपना, पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कौन से काल का है। योग सूत्र के कितने सूत्र हैं? यही सबसे अधिक भ्रम होता है, क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं जैसे कि 195 है, 196 है। अगर व्यास भाष्य से देखा जाए तो उस परंपरा के अनुसार 195 है, और बाद की कई परंपराओं में 196 सूत्र माने जाते हैं, पर मोस्टली हम लोग 195 ही फॉलो करते हैं। योग सूत्र में 195 अथवा 196 सूत्र माने जाते हैं। यही विभिन्न परंपराओं पर निर्भर करता है। अगर ये दोनों पूछे गए 195 सही है 196, तो आप ये दोनों ऑप्शन भी लिख सकते हैं। योग सूत्र के 4 पाद होते हैं। पहला है समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र हैं। 51 सूत्र में किस विषय में बात की गई है? योग की परिभाषा, चित्तवृत्ति, अभ्यास, वैराग्य और समाधि के बारे में। सेकंड है साधना पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। इनका विषय है क्रिया योग, कलेश, कर्म और अष्टांग योग। थर्ड है विभूति पाद, इसमें 56 सूत्र हैं, जिनका मुख्य विषय है धारणा, ध्यान, समाधि, संयम और सिद्धियां। ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि धारणा कौन से पाद से है, कौन से सूत्र के पाद से है ना, तो आप बता सकते हैं विभूति पाद से। समाधि तो प्लीज आपको ये वाले याद होने चाहिए।
इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। लास्ट है कैवल्यपाद, जिसमें 34 सूत्र हैं। इनके मुख्य विषय हैं मोक्ष, कैवल्य, पुरुष, प्रकृति और विवेक। योग सूत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? पतंजलि का उद्देश्य केवल आसन सिखाना नहीं था। योग सूत्र का उद्देश्य था चित्त की शुद्धि कैसे हो, कलेशों का नाश और समाधि और कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो। ये सॉरी, योग सूत्र का मुख्य उद्देश्य मैंने फिर से दोबारा लिख दिया है। चलिए इसे इग्नोर करते हुए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। योग सूत्र का मुख्य सिद्धांत योगेश्च चित्त वृत्ति निरोधा। ये डेफिनेशन भी है योग की। यही पूरा योग दर्शन है, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग सूत्र किन दर्शनों से प्रभावित है? सांख्य दर्शन सबसे अधिक सांख्य दर्शन से प्रभावित है, पर इसमें एक पॉइंट और ऐड होता है, लेकिन योग दर्शन ने ईश्वर को भी स्वीकार किया है। योग दर्शन ने सांख्य के पुरुष, प्रकृति और त्रिगुण को स्वीकार किया है। इसमें तीनों को तो स्वीकार किया है, साथ ही साथ ईश्वर को भी स्वीकार करा है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। योग सूत्र के प्रमुख विषय और रचयिता कौन कौन है? व्यास भाष्य के कौन से हैं? महर्षि व्यास जी। तत्वसारथी के वाचस्पति मिश्र। योग वातिर्क विज्ञान भिक्षु और राजमात्रण इनके रचयिता है राजा भोज। योग सूत्र का महत्व। देखिए मेरा पहले अगर प्रोनाउंस में मिस्टेक हो गई हो प्लीज, मेरे को संस्कृत इतना अच्छा नहीं है पर मैं कोशिश कर रही हूँ। सो नेक्स्ट है योग सूत्र का महत्व। योग का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। आधुनिक योग की नींव, योग विज्ञान का आधार, ध्यान और वैज्ञानिक विश्लेषण, योग दर्शन का मूल स्रोत। अब देखिए, जब योग सूत्र लिखा गया तो इस पे रिसर्च भी हुई होगी और इस पे सब लोगों ने अपनी, मतलब जो रिसर्चर होंगे उन्होंने अपनी अपनी अपना ओपिनियन भी दिया होगा कि ये कब का है और ये इसके कौन होंगे रचयिता। तो इन पे किताबें भी लिखी होंगी। तो मोस्ट फेमस जो है मैं उन 3 के बारे में बताऊंगी। तो विद्वान पहले हैं जो जेम्स हॉन्गटन वुड। ये इनका काल रहा है 1864 से 1935। इनका योगदान है। योग सूत्र और व्यास भाष्य का अंग्रेजी अनुवाद एवं अध्ययन किया है इन्होंने। इनकी पुस्तक द योगा सिस्टम ऑफ पतंजलि 1914 बहुत प्रसिद्ध है। योग सांख्य का व्यवहारिक रूप है। इनका मानना है कि योग सांख्य का व्यवहारिक रूप है, ईश्वर को स्वीकार करता है, जो कि सही है। योग सूत्रकार पतंजलि और व्याकरणकार पतंजलि को अलग अलग मानने की संभावना व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि योग सूत्रकार पतंजलि जिन्होंने सूत्र लिखे हैं और व्याकरणकार पतंजलि, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, ऐसे में ही सेकंड आते हैं ऑर्थर बेरिडेल कीथ। ये है 1879 से 1944। भारतीय दर्शन, वेद और योग पर शोध किया तथा योग दर्शन को ऐतिहासिक विकास पर विचार प्रस्तुत किए। अब इनके विचार क्या हैं? योग एक स्वतंत्र दर्शन है जिसका लक्ष्य कैवल्य और मन का अनुशासन करना है। दोनों ग्रंथ की भाषा, शैली और काल के आधार पर इनका मानना है कि दोनों ग्रंथ की जैसे कि भाषा हो गई, उनकी शैली और काल के आधार पर, कि उस समय पे उनके आधार पर पतंजलि को अलग अलग मानने का मत रखते हैं। ये भी कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। फिर आते हैं मिस्टर सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता 1887 और 1952। A historical of Indian philosophy of योगा दर्शन का विस्तृत और प्रामाणिक विश्लेषण किया। योग चित्तवृत्ति निरोधा के वैज्ञानिक साधना और सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर दोनों को एक ही व्यक्ति मानना निश्चित है। दोनों अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, हो सकते हैं यानी इनका था कि ये थोड़े डाउटफुल थे कि मतलब ये हो भी सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली मानते हैं कि
महर्षि पतंजलि एक ही हैं, मतलब इन्होंने एक ही लिखने वाले ये इन्होंने जो लिखा है वो भी एक ही हैं, सूत्र भी एक ही लिखे हैं, और लिखने वाले इनके भाषा भी, काल भी एक ही माना गया है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूंगी आपके लिए। और अगर आपकी कोई डाउटफुल है, या आप सॉरी अगर आप किसी भी टॉपिक को लेके डाउटफुल हैं, या अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस।